एहसास। शिका और मैं एक सप्ताह नैनीताल में बिताकर लौटे हैं। वह अपनी बड़ी बहन सविता को बड़े जोशीले अंदाज में अपने खट्टे मीठे अनुभव सुना रही है। सविता की पूरी दिलचस्पी शिका की बातों में है। मैं दीवान पर लेटा लेटा कभी शिका की कोई बात सुनकर मुस्कुरा पड़ता हूँ, तो कभी छोटी सी झपकी का मजा ले लेता हूँ। मेरी सास आरती देवी रसोई में खाना गर्म करने गई है। मुझे पता है कि सारा खाना सविता पहले ही बना चुकी है। सारा भोजन मेरी पसंद का निकलेगा। पुराने अनुभवों के आधार पर मेरे लिए यह अंदाज लगाना कठिन नहीं। ससुराल में मेरी खूब खातिरी होती है और इसका पूरा श्रेय मेरी बड़ी साली सविता को ही जाता। शिका अपनी बड़ी बहन सविता के बहुत करीब है, क्योंकि वह इसकी सबसे अच्छी सहेली और मार्गदर्शक दोनों है। शायद ही कोई बात वह अपनी बड़ी बहन से छिपाती हो। उनकी सलाह के खिलाफ शिखा से कुछ करवा लेना असंभव सा ही है। हमें पहला बच्चा शादी के 2 साल बाद करना चाहिए। हमारी शादी के सप्ताह भर बाद ही शिखा ने शर्माते हुए यूं अपनी इच्छा बताई तो मैं हंस पड़ा था। मैं तो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। उसे छेड़ने के लिए मैंने उसकी इच्छा का विरोध किया। मेरे ऐसा कहने के पीछे एक कारण है। क्या इन पहले 2 सालों में हम अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर मजा लेंगे? सौरभ, अगर मैं जल्दी माँ बनने के लिए झंझट में फंस गई तो हो सकता तुम इधर उधर ताक झांक करने लगो और वह हरकत मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। शिखा नैनीताल की अपनी छुट्टियों की बातों में खोई हुई थी। कभी हंसती, कभी शर्माती, कभी मेरी तरफ प्यार से देखती। सविता भी उत्साह से उन बातों को सुन रही थी। पर तभी शिखा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शिखा बोली, वैसे सौरभ, तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा सविता दीदी ने कहा था। पहले 2 साल पत्नी को पूरा वक्त दो, उसे प्यार दो, इज्जत दो, वो सबसे सुरक्षित महसूस कर, तभी बच्चे का रिश्ता खूबसूरत बनता है। दीदी ने मुझे बताया था कि अगर पति जल्दी बच्चा चाहता है और पत्नी की इच्छाओं को नजरअंदाज करता है तो शादी में प्यार नहीं समझौता आ जाता है। मैंने अनायास ही मुस्कुराकर कहा, सविता दीदी तो वाकई बहुत समझदार है। साला जी के तो मजे होंगे। बस यह हल्का सा मजाक भरा वाक्य सविता को भीतर तक चीर गया। शिखा हंस पड़ी, लेकिन सविता का चेहरा अचानक बुझ गया, जैसे कोई तेज प्रकाश बल्ब से छीन लिया गया हो। मैंने और शिखा ने गौर किया, सविता की आंखें अचानक दूर कहीं खो गई थी। होठ सूख गए और चेहरे पर मजबूर मुस्कान चिपक गई। उसकी आवाज बारीक हो गई। हाँ बहन, मजा? शिखा ने आश्चर्य से पूछा। दीदी, आप ठीक है? सविता ने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हाँ, बस धुआं आंख में चला गया। पर वहां कोई धुआं नहीं था। उसकी आंखें नम थी और वह चाह कर भी छुपा नहीं पा रही थी। माहौल अचानक भारी हो गया। आरती देवी रसोई से आवाज देकर बोली, सविता, जरा ये रोटी देख ले बेटी। सविता फौरन उठकर रसोई में चली गई, शायद आंसू छिपाने। शिखा ने धीरे से मेरे कान में कहा, सौरभ, दीदी खुश नहीं है बहुत समय से, पर वो बता नहीं पाती। क्यों जीजाजी? शिखा धीमे स्वर में बोली, दीदी ने शादी के तुरंत बाद बच्चा चाहा था ताकि वो अपने पति का मन बांध ले, पर जीजाजी ने कहा, बच्चे माँ बनकर तुम कहीं मुझे नजरअंदाज मत कर देना, और दीदी ने उनके लिए अपनी इच्छा दबा दी। मैंने हैरानी से कहा, तो इसमें तकलीफ क्या है? शिखा की आंखें भर आई, क्योंकि आज 5 साल बाद भी जीजाजी पिता नहीं बनना चाहते और उधर ऑफिस की एक लड़की से उनका चक्कर चल रहा है। दीदी सब जानती है पर बोलती नहीं, क्योंकि वो डरती है कि अगर उन्होंने विरोध किया तो वो पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी। और फिर शिखा ने धीमे से जो कहा वह सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। दीदी हम दोनों को सलाह इसलिए देती है कि हम कोई गलती न करें। दर्द उनका है, लेकिन नसीहतें वो हमें देती है ताकि हमारी जिंदगी टूटे नहीं। वो हर वक्त मुस्कुराती है ताकि हम रो न पड़े। इतने में रसोई में कुछ रखने के बहाने मैंने सविता को देखा। वह मुस्कुराकर रोटी पर घी लगा रही थी, पर
आंसू चुपचाप उसके गाल पर गिर रहे थे। उस पल समझ आया किस बात ने सविता को झकझोर दिया था। मेरा मजाक, साला जी के तो मजे होंगे। वैसे उसके दिल में गड़े ताजा जख्म पर चोट बनकर उतरा था। मैं रसोई के दरवाजे पर कुछ क्षण खड़ा रहा। सविता आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी, पर जितना वह छिपाती उतना ही टूटती जा रही थी। उसके हाथ रोटी पर घी लगा रहे थे और दिल कहीं और था, बहुत दूर, बहुत अकेला। मैंने धीरे से कहा, दीदी, रोटी जल रही है। वह चौंक गई, प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, लो सौरभ, गरम खाना खा लेना। शिका को पसंद है घी ज्यादा, उस पर मैं लगा दूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे बात करने से पहले ही वह बात खत्म करने के लिए माफी मांग रही हो। मैं वापस ड्राइंग रूम में लौट आया। शिका की नजरें मुझसे मिली। वो जान गई थी कि मैंने सब देख लिया है। खाना खाने के दौरान सविता पूरे समय हंसती मुस्कुराती रही। इतना परफेक्ट अभिनय कि अगर सच न पता होता तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि अंदर क्या तूफान है। पर उस रात जब सब अपने कमरे में चले गए, तब मैं अटारी से पानी लाते समय अनायास सविता को अपनी सास की धीमी बातचीत सुन बैठा। आरती देवी गुस्से में थी। कब तक यूं ही सब सहती रहेगी तू? वो लड़का तेरे साथ अन्याय कर रहा है सविता। सविता की आवाज धीमी, टूटी हुई। माँ, मैं जानती हूँ, पर अगर मैं आवाज उठाई तो, अगर उसने सचमुच मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? सब मुझ पर ही उंगली उठाएंगे कि मैं पति को संभाल न पाई। आरती देवी की आवाज कांप गई। तो क्या ऐसे समझौते में जिंदगी काट देगी? बिना प्यार, बिना सम्मान, बिना अधिकार? सविता चुप हो गई और फिर धीमी हंसी जैसी कोई टूटी आवाज निकली। माँ, औरतें अक्सर जिंदगी नहीं काटती, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपने आंसू काटती है, और यह सब काटते काटते ही जिंदगी पूरी हो जाती है। आरती देवी सिसक पड़ी। बेटी, काश तुमने जल्दी बच्चा कर लिया होता तो शायद। सविता ने तुरंत रोते हुए कहा, बस माँ, यही तो गलती है। औरत हमेशा ये सोचकर अपना भविष्य त्याग देती है कि शायद इससे पति संभल जाएगा। मैंने भी यही सोचा था, पर मैं गलत थी। माँ, पति प्यार न करे तो बच्चा रिश्ता नहीं जोड़ता। बस एक औरत जान टूटती है, वह भी बेकसूर। कुछ पल सन्नाटा रहा। मैंने आवाज न करने के लिए खुद को थाम लिया। फिर सविता बोली, माँ, मैं किसी से लड़ने वाली औरत नहीं हूँ। मैं बस टूटने नहीं देना चाहती, घर को, रिश्तों को, और शायद खुद को भी। आरती देवी ने कंपकंपाते हाथों से बेटी को सिर से लगा लिया। पर अंदर ही अंदर टूट तो रही है तू। सविता फुसफुसाई, टूट कर भी पूरा दिखते रहना ही शादीशुदा औरत की असली कसौटी है माँ। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी कही एक हल्की मजाकिया लाइन ने एक ऐसी औरत को चुबो दिया था जो पहले ही जीते जी घायल थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। शिखा ने मेरी बेचैनी समझी और बोली, सौरभ, हम कल दीदी को कुछ दिन हमारे साथ ले चलें? शायद माहौल बदलने से वो थोड़ा हल्का महसूस करे। मैंने सिर हिलाया। हाँ, पर असली जख्म घर बदलने से नहीं भरते, बात करने से भरते हैं। शिखा ने पहली बार उम्मीद से मेरी ओर देखा। अगर तुम उनसे बात कर सको तो। अच्छा, वो, मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा, पर धीरे। किसी टूटे हुए व्यक्ति से बात करने में जल्दबाजी नहीं की जाती। अगले दिन सुबह सविता चाय लेकर आई। मैंने कप लेते हुए पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उस मुस्कान के पीछे कितनी थकान, कितना डर और कितना अकेलापन छिपा था, साफ दिख रहा था। मैंने धीरे से कहा, दीदी, आपकी दी हुई सलाह आज भी मेरी शादी की सबसे बड़ी ताकत है। ये रिश्ता आपके कारण और बेहतर बना है। सविता पल भर के लिए जड़ हो गई, फिर उसकी आंखें भर आई, पर इस बार आंसू छिपाने की कोशिश नहीं की। वह बोली, कम से कम किसी के इससे तो मुस्कान आई मेरी वजह से, और मैं आज पहली बार समझ पाया सविता का असली दर्द
बिना बोले रहने का नहीं, बल्कि बिना सुने रहने का था। वह सिर्फ एक बार चाहती थी कि कोई उससे पूछे, तुम खुश हो किसी दिन? शायद मैं यह सवाल पूछ पाऊं, लेकिन फिलहाल मेरी सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि जब वो रो पड़े तो उसे लगे कि वह अकेली नहीं है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग वही होते हैं जो सबसे गहरी चोट छुपाए बैठे होते हैं। सविता हर किसी की खुशी की वजह बनती रही, सिर्फ इसलिए कि कोई भी उसकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ न ले।